श्री तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने इस मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस के ऊपर बोलने के लिए मौका दिए। स्पीकर साहब, just when I am about to complete 5 years as a first-time member of Parliament, I go back to reflecting the days late 2013, late 2014, when for the very first time many young people of my age then took to the streets in various protest places across the country in the Anna Hazare led protests. देश में एक प्रकार का निराशा का माहौल था। रोज अखबार में बड़े बड़े स्कैंडल्स के, करप्शन स्कैम्स के रोज न्यूज़ आते थे। दिल्ली हो या मुंबई हो, अखबारों में रोज हम टेररिस्ट अटैक्स के बारे में देखते थे, पढ़ते थे। निर्भया के जो घोर रेप एपिसोड हुआ था, दैट हैड ऑल्सो शेकन द कॉन्शियंस ऑफ द नेशन। एक प्रकार के सरकार के प्रति और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति ही एक विश्वासहीनता देश में एक पैदा हुआ था। और उस प्रकार के एक निराशा के माहौल में नरेंद्र मोदी जी जैसे एक रे ऑफ होप देश को मिला और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों नौजवान अपने पूरे ताकत मोदी जी के पीछे लगाकर 2014 में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को हमने लेकर आए। और आज पिछले 10 साल के जो व्यवस्था है, पिछले 10 साल के जो परिवर्तन हुआ है, उसका जब एक अवलोकन हम करते हैं, मुझे लगता है कि जो पिछले 10 साल है वो ये देश के स्वर्णिम 10 साल में अत्यंत अग्रणी स्थान पर ये 10 साल गिन जाता है। The last 10 years have been the most transformative 10 years, the decade of transformation in the country's political history. And the kind of paradigm shift that the country's politics, the country's society, the country's economy has seen and witnessed in the last 10 years is historic in every sense. Which is why, Speaker Sir, I feel that whenever the history of this government's and the Prime Minister's legacy will be written, India's political history can be divided into two broad parts: before Modi and after Modi. मोदी से पहले का भारत और मोदी के बाद के भारत, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव देश में पिछले 10 साल में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ 3-4 बड़े बड़े जो ऐसे चेंजेस हैं, परिवर्तन देश में आया है, उसका ही जिक्र मैं आज के भाषण में करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पहला जो चेंज है वो तो यह है कि देश के जो ओवरऑल माहौल था वो डेस्पोंडेंसी में था, पूरा एक निराशा का माहौल था। और आज देश ऑप्टिमिज्म के साथ, होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उभर कर चुका है। एवरी डे वी सी एंड हियर ऑफ न्यू अचीवमेंट्स ऑफ द कंट्री, whether it is the achievement in Chandrayaan, whether it is our unprecedented medal tally in the Asian Games, whether it is our achievement in aerospace, whether it is the achievements of our startups. Every single day, we are hearing stories of achievements and success, and despondency has given way to hope and optimism. मोदी से पहले निराशा था, मोदी के बाद आशा है. This is the change that Narendra Modi ji has brought to the country in the last 10 years. अध्यक्ष जी, इससे पहले भी देश में कई सारे सरकारें थे, सरकारें आए, सरकारें गए, पर जो देश के बड़े बड़े समस्याएं थे
उसका समाधान नहीं हुआ था, क्योंकि जो पॉलिटिकल कल्चर था देश में वो ये था कि जो भी समस्याएं थे उसको समाधान ढूंढने के बजाय वो समस्याओं को पोस्टपोन करने का जो प्रक्रिया था वही ज्यादा सरकार ने किए थे। मैक्सिमम efforts of the governments earlier were to postpone the problems and not to resolve the problems. But one of the characteristic feature of the Narendra Modi government is that this is not a government that has shied away from resolving decades and centuries old problems. This is a government that does not believe in postponing problems, but this is a government that believes in resolving problems. This is the defining character of the Narendra Modi government. Multiple examples. For almost 70 years, the country waited for a decisive action on Kashmir, on Article 370. But multiple governments that came took no action, and the country was literally bleeding by 1,000 cuts. पर जो 70 साल से नहीं हुआ था, उसको इसी सरकार ने इसी टर्म में आर्टिकल 370 को दुरुस्त करके 70 साल के समस्या को हमने समाधान दिया। लगभग 40 साल से अधिक समय से अपने करोड़ों करोड़ों जवानों ने ओआरओपी का हक मांग रहा था, बट ओआरओपी का समस्या भी ऐसे ही पोस्टपोन होते जा रहा था। 40 साल के समस्या को भी ओआरओपी का समाधान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, अपने सरकार ने किया है। कारगिल युद्ध के समय के बाद से एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने का मांग देश में था। लगभग 20 साल से यह मांग भी पोस्टपोन होते जा रहा था। सरकारें आई, सरकारें चली, बट इंडिया's डिमांड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटेड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड क्रिएशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वाज नॉट मेट। बट इसका भी समाधान नरेंद्र मोदी के सरकार में हुआ, और आज मल्टीपल थिएटर्स में, मल्टीपल फ्रंट्स में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, इफ इंडिया कैन आंसर द एक्सटर्नल एफर्ट्स एंड अटैक्स, इट इज बिकॉज वी क्रिएटेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के समस्याएं थे, वो नागा अकॉर्ड हो, बोडो के इश्यू हो, मिजोरम के इश्यू हो, मणिपुर के इश्यू हो, बांग्लादेश से जुड़े हुए लैंड एग्रीमेंट हो, ये सभी इश्यू 70 साल से पेंडिंग था। आज नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अपने प्रदेशों में आज शांति के व्यवस्था आज हो चुके हैं, तो इसका समाधान भी नरेंद्र मोदी के सरकार के समय में हुआ है। इतना ही नहीं अध्यक्ष, ये तो 50 साल, 70 साल, 40 साल का समस्या था। 500 साल से देश के समाज, देश के हिंदू समाज, भारतीय समाज अयोध्या के राम मंदिर इश्यू को सॉल्व करने के लिए, समस्या को समाधान करने के लिए वो प्रतीक्षा में थे। और ये कहते हुए गर्व है कि हम सब के वोट के वजह से जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार सत्ता में आई, इस सरकार के प्रयासों से 500 साल के जो अपने प्रतीक्षा थे वो भी समाप्त हो गए और भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग गवर्नमेंट। सो मोदी जी आने से पहले समस्या थी और मोदी के बाद समाधान है। ये बिफोर मोदी और आफ्टर मोदी के फर्क है। अध्यक्ष जी, इस सरकार के सबसे बड़ा जो उपलब्धि है, one of the biggest achievements of this government is the fact that we have lifted 25 crore people out of poverty. और अध्यक्ष जी, ये जो अचीवमेंट है, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पता चलता है कि ना यूरोप में, ना चीन में, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इतने बड़े आबादी को इतने कम समय में गरीबी से बाहर ले आने का काम विश्व के इतिहास में नहीं हुआ है। पहली बार जो हुआ है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ है। और मेरे से पहले जो राजेंद्र अग्रवाल जी बात कर रहे थे, स्पीकर साहब बात कर रहे थे,
आपने बहुत एक महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। अध्यक्ष जी, अपने सरकार आने से पहले तक देश के मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन के पास एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। और जब देश के जनता के पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है तो वो गरीबी से बाहर कैसे आ सकता है, देश के फॉर्मल इकोनॉमी से कैसे वो जुड़ पाता है। और पिछले 10 साल में हम 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़कर हम फॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से उनको भलाई करने का, गरीबी से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किया है। And when somebody gets connected to the banking system, Adhyaksh ji, it is very natural that they get introduced to a lot of other formal products. देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज था, परकोलेशन जो था, वो अत्यंत कम था। पर ये जनधन अकाउंट में लगभग 50 करोड़ जनता जुड़ने के बाद इंश्योरेंस का भी कवरेज देश में ज्यादा हो चुका है। वो आयुष्मान भारत हो सकता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो सकता है, या 20 रुपए में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रधानमंत्री जी के मिल रहा है वो हो सकता है। ऐसे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देश के एलीट वर्ग टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, ऐसे कई सारे इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को पहली बार देश के गरीब तक पहुंचाने का काम अपने सरकार ने किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। अध्यक्ष जी, अपने पहले टर्म में जो पिछले 75 साल के 70 साल के जो कमियां थी उसको हम सुधार किए। मोदी जी के सेकेंड टर्म में आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, या आज ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए ड्राफ्ट प्रपोजल भी हमने पेश किए हैं। ऐसे जो अपने कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा थे उसका भी काम करने का काम दूसरे टर्म में हमने किया। और आने वाले दिनों में और मोदी जी के तीसरे टर्म में विकसित भारत का फाउंडेशन जो है और एस्पिरेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करने का काम भी इस सरकार ने करेगा। दिस इज द मैसिव चेंज दैट द country's polity has seen in the last 10 years. इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले देश में गरीबी था, मोदी के बाद देश में समृद्धि है। Before Modi there was poverty, after Modi there is prosperity. This is the change the Modi government has seen in the last 10 years. अध्यक्ष जी, ये गरीब कल्याण रेवड़ी बांटने से नहीं हुआ है। ये गरीब कल्याण गरीबों को सरकार के ऊपर परावलंबित करने से नहीं हुआ है, पर मोदी जी देश के गरीबों को आत्मनिर्भर करने का, स्वावलंबन करने का एक नया तरीके के साथ मोदी जी ने काम किए। मैं आपको अध्यक्ष जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश का भी ध्यान इस विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। ये क्या है मोदी जी के विजन, मोदी सरकार के इकोनॉमिक अप्रोच और बाकी पार्टियों के अप्रोच में फर्क क्या है? इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो नए स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मोदी जी ने लॉन्च की है। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम देखे हैं अध्यक्ष जी, पिछले 2-3 जनरल स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक चुनाव से पहले जनता के पास ये जा रहे हैं और वादा दे रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट हम फ्री देंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये रेवड़ी बांटने का काम ये कर रहे हैं। और सरकार के ऊपर गरीबों को निरंतर अवलंबित करने का काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मोदी जी अवलंबित करना नहीं चाहते, परावलंबी उनको करना नहीं चाहते, स्वावलंबन करना चाहते। इसलिए पीएम सूर्योदय योजना में हमें गरीब के घर पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, सब्सिडी देंगे, उनको ताकत देंगे। Not only that he can save 200-300 units of electricity so that 300 units of electricity will become free, but he can also earn additional money because of that solar rooftop. ये अपने
इकोनॉमिक अप्रोच में फर्क है। हम गरीब को गरीब रख के उनको वोट बैंक बनाकर कैरियर से वो अपने पॉलिटिकल फायदा उठाने का सोच भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार नहीं करते हैं। हम गरीब को स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनाकर उनको ताकत देने का काम पिछले 10 साल में हुआ है। इसलिए देश के युवा कह रहे हैं, मोदी से पहले गरीब परावलंबी था, मोदी के बाद देश के गरीब स्वाभिमानी है और देश के गरीब आत्मनिर्भर है। दिस इज द डिफरेंस बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के इतिहास में लगभग पिछले 70 साल में मोदी से पहले देश में जो राजनीतिक परिभाषा था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को लेकर, वो इतना परवर्टेड हो चुका था, इतना उसमें अडल्ट्रेशन आ चुका था कि उसका जो मूलभूत विचार था, संविधान के जो मूलभूत विचार था, वो ही अडल्ट्रेट हो चुका था। द परवर्टेड डिस्कोर्स over the last 6 decades, by perverting and adulterating the very definitions of secularism and socialism in the country, two big losses the country had to face. By a perverted definition of secularism, the country culturally lost a lot, and by a perverted communication commentary of socialism, द कंट्री लॉस्ट इकोनॉमिकली। मैं एक दो उदाहरण ही देना चाहता हूं अध्यक्ष। क्यों इतने समय तक, आजाद होने के बाद 70 साल तक, क्यों इतने बड़े संख्या में गरीब देश में थे? क्या कर रहे थे पिछले इतने सरकारों में? जितने भी सरकार आए वो वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्यमशीलता को हम एनकरेज ही नहीं किए। अभी अभी 1-2 महीने पहले इंफोसिस के नारायण मूर्ति जी ने एक इंटरव्यू में बोले कि जब वो इंफोसिस शुरू किए और जब इंफोसिस के लिए कंप्यूटर यूएस से इंपोर्ट करने के लिए वो प्रयास किए, वो सिर्फ कंप्यूटर्स इंपोर्ट करने के लिए दिल्ली को लगभग 50 बार आना पड़ा और 3 साल लगा 50 कंप्यूटर अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए। इस प्रकार के एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी देश में इन लोगों ने जारी रखे थे। उसके वजह से देश के युवा ना एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, देश के इकोनॉमी ना इंप्रूव होता था। इस प्रकार का एक शैकलिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देश में हुआ था। बट आज मोदी जी आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम दीज fetters, these shackles, these chains that had kept the entrepreneurial spirit of the country tied, these have been removed, and as a result 100 से ज्यादा जो अपना स्टार्टअप तब थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स देश में हैं और देश को समृद्ध बनने के काम में आज के स्टार्टअप्स हैं। अध्यक्ष जी, मैं 3-4 ही और विषय आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। और अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में भी उल्लेख किए। अध्यक्ष जी, इस साल के बजट में 1 लाख करोड़ रुपए धनराशि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने रखे। 1 लाख करोड़ रुपए। दिस इज मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी एंड फ्यूचर प्रूफ। यह पहली बार देश के युवाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए इतना बड़ा धनराशि का सपोर्ट देश में मिल रहा है। शायद खास पहले जो सरकारें थे, इस प्रकार के सपोर्ट दिए होते, India would have emerged already as a technological superpower in the world. Because they did not do it in many areas, India has to play catch up today. And because we are correcting that wrong and we are making that course correction, whether it is in artificial intelligence, whether it is in quantum computing or any other emerging technology, India will be a world leader in the coming days because अपने सरकार ने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किए। अध्यक्ष जी, ये सेक्युलरिज्म का परिभाषा, यह भी देश में एक प्रकार के कल्चरल कॉन्फिडेंस कम करने का काम किया।